अध्याय नंबर 7 और चैप्टर का नाम क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे के संबंध में यानी अधिकार के विधेयक। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है, जो सर्वथा उचित है। उसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिक की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। पहला, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिलहाल अभी कितने 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद या फिर कंपनी हो। दूसरा, ये अधिकार असीमित नहीं है, ये वाद्य योग्य है। क्या है? वाद्य योग्य। उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा राज्य क्या कर सकता है? उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलित व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समाज के नियंत्रण के बीच होता है। तीसरा, वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। चौथा, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। पांचवा, ये न्यायोचित होते हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। छठा, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या है? गारंटी व सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही यहाँ अपील को लेकर जाया जा सके। सातवां, ये स्थायी नहीं है। संसद क्या कर सकता है? इसमें कटौती और कमी कर सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ही कटौती या कमी की जा सकती है, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जाता है। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। 8वां, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशक्त विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में विस्तार से वर्णित थे। क्या बोल रहे हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल का चल रहा है तो वो अध्याय 16 वर्णित थे। फिर नवा अनुच्छेद 31 का ये क्या है, संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। अनुच्छेद 31 का द्वारा इनके क्रियान्वयन पर की सीमा है। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची शामिल किया गया है। अनुच्छेद 31 का कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधिया की व्याप्ति आदि। फिर 10वां सशक्त बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं, ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 11 ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां पर फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन से जो असमान परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। 12वां इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित होते हैं जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता रहे। अनुच्छेद 35 राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तरह परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे राज्य के अंतर्गत? कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। और कौन शामिल होगा? राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय यथार्थ नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार विन्यास। अगला अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल। इस तरह राष्ट्र को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आता है। मूल अधिकारों की असंगत विधियां, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 को प्राप्त है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। पहला, स्थायी विधियां। स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। फिर दूसरा, अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं। उसके बाद ये प्रत्यायोजित विधान, इसकी प्रकृति में संवैधानिक संसाधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना शामिल होते हैं। विधि के गैर विधायी स्रोत में जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी व प्रथा, न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल अधिकार एक नज़र में, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला क्या बोल रहा है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ है? अनुच्छेद 14 में। बी, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अप्रेष्यता का अंत एवं उसका आचरण निषिद्ध, अनुच्छेद 17। सेना या विधि संबंधी सामान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 या 22। 6 अधिकारों की सुरक्षा जैसे पहला, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ। चौथा, संचरण। 5वां, निवास। 6ठा, वृत्ति, अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग आता है। अगला इसका 20 वाला अनुच्छेद बोल रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21।
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। अगला थर्ड नंबर में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेकर 24 तक की है। तो 23 है बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23। कारखानों आदि में बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24। धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद अधिकार अनुच्छेद 35 से 28। तो अंतःकरण की ओर से धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग। फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो 29 अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। फिर संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 25। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल है याचिकाएं, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा, जो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद कंपैरिजन दे रखा है कि कौन से विदेशियों के मूल अधिकार हैं और जो सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अनुच्छेद है जो सिर्फ है ना भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार जो विदेशों को नहीं प्राप्त है। पहला धर्म, मूल, वन, जाति, जन्म स्थान के आधार पर प्रतिशत अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30। उसके बाद नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार, शत्रु देश के लोग को छोड़कर। नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार, शत्रु देश के लोग को छोड़कर अधिकार प्राप्त है। पहला विधि के सब समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समान संरक्षण अनुच्छेद 20। प्राण व देश स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21A और कुछ मामलों में हिरासत नजर अनुच्छेद 22। बलात्संग एवं अवैध व्यापार प्रतिशत अनुच्छेद 23। फिर उसके बाद शत्रु देश लोग और कौन कौन से हैं? देखो अनुच्छेद 24 भी इनको प्राप्त है। कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, धर्म के वृद्धि के लिए प्रयास करने की सफलता अनुच्छेद 25। धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट अनुच्छेद 27। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा था कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। समानता का अधिकार, विधि के समता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समता या विधियों के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनी, पंजीकृत समितियां या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। विधि की समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार अनुपस्थिति। दूसरा, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। दूसरे संदर्भ में नियत है कि विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समानता। फिर वह है समान विधि के अंतर्गत
सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। और स कहता है कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ है जबकि दूसरा सकारात्मक। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समता है, समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है तो वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्क संगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायवादी A.V. डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संदर्भ में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। पहला, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति में, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा कह रहा, विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी गैर अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। फिर व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया गया है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले और दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह यहाँ के संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। समता के अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है। इसके लिए कई संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद हैं। इसका वर्णन इस प्रकार है। भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत हैं। पहला, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसके पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। तीसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है, जैसे कि रेडियो टेलीविजन में, तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद ये किसके तहत है? अनुच्छेद 361 के तहत। तीसरा, संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के लिए दिए गए मत का उपबंध उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 105 में। राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 14 का अपवाद है। इसके अनुसार किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति सिद्धांतों के क्रियान्वयन के संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है तो अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है तो उसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। फिर छठा, विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत और कूटनीतिक व्यक्ति फौजदारी एवं दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ और इनकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। फिर कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वर्ग, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना है। केवल शब्द का अभिप्राय है अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी एक के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य या व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन है। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम के 3 निम्न अपवाद हैं। पहला, राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए कोई उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क से छूट शामिल है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। यह शैक्षणिक संस्थान राज्य से अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। पुनः सरकार ऐसे कार्यों के लिए शिक्षण संस्थाओं, चाहे वो सरकारी हो या निजी, सहायता प्राप्त हो या ना हो, में नामांकन हेतु 10% सीटें आरक्षित कर सकती हैं। अपवाद अल्पसंख्यक संस्थान है, जहां केवल 10% का आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त है। इस उद्देश्य के लिए सरकार को ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान समय समय पर अनुसूचित करती रहेगी और इसका आधार परिवार की आय तथा आर्थिक प्रतियोगियों के अन्य संकेतक होंगे। फिर शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण। उपरोक्त पद को संविधान के 93rd संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें IIT, IIM जैसे संस्थान सम्मिलित हैं। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि वह इनमें क्रीमी लेयर का पालन करे। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये तबके हैं संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। दूसरा, वर्ग ए या ग्रुप ए या ग्रुप बी की सेवाओं के क्लास के अधिकारी, क्लास 2 के अधिकारी, जो कि केंद्रीय राज्य सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों में समान रैंक का अधिकारी। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग में लगे व्यक्ति। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है और जिनके पास एक निश्चित सीमा तक की अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले। जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाई दाई परत हदबंदी लागू की गई,
यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में बढ़कर ये 2.5 लाख हो गई और 2008 में यह 4.5 लाख और 2013 में 6 लाख रुपए हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। उपरोक्त अपवादी को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से अवतरित नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। पहला, जिन व्यक्ति को पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय सम्मिलित की जाएगी। वेतन, खेती, व्यवसाय, व्यापार और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय को ही आधार माना जाएगा। वैसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार में किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते हों। पहला, 5 करोड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि। दूसरा, 100 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट। तीसरा, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या उससे अधिक बड़ा आवासीय भूखंड प्लॉट। अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड। आर्थिक रूप से कमजोर कोटि दर्जे का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर धारी संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थियों को माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका पति या पत्नी, 18 वर्ष के आयु बच्चे शामिल माने जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों पर सभी नागरिक के लिए अवसर की क्षमता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म का स्थान और निवास के आधार पर राज्य किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता। लोक नियोजन के विषय के अवसर की क्षमता के साधारण नियम के 4 अपवाद हैं। पहला, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 कुछ समय बाद 1974 समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। दूसरा, राज्य नियुक्ति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर विधि के तहत किसी संस्था या किसी कार्यकारी परिषद में सदस्य किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अधिकृत कर सकता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में नियुक्ति अथवा पदों के लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह 10% आरक्षण पहले से जारी आरक्षण के अतिरिक्त होगा। इस उद्देश्य से सरकार पारिवारिक आय पर आर्थिक प्रतिकूलताओं के अन्य संकेतों के आधार पर समय समय पर ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिसूचित करती रहेगी। मंडल आयोग और उसके परिणाम। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया था। अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीबन 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की है। इस तरह संपूर्ण आरक्षण
अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में वीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। दोबारा 1999 में नरसिंह सिंह राव ने 2 परिवर्तन प्रस्तुत किए। पहला, 27% पिछड़े वर्गों के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, और दूसरा 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए। विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए भी व्यवस्था की। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की है उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, 1997 तक की। केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम 50 प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का कैरी फॉरवर्ड नियम रिक्त पदों के लिए वैध होगा, लेकिन इनमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अति जोड़ या न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए स्थायी और गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। उच्च न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, अन्य पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? रामनंदन। और 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने की योग्य सूची में शामिल नहीं योग्य होने के बावजूद भी शामिल तथा सूची के बाहर असमृष्ट होने पर संबंधित शिकायतों की जांच के लिए से अधिदेश प्राप्त था। बाद में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस प्रकार का भी विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़ा। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संविधान संशोधन 1995 को पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि वो राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सके। 2001 में 50वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति सरकारी सेवाओं हेतु आरक्षण नियमों के प्रोन्नति के मामले में प्रामाणिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। बैंक लाभ कृत्य संबंध में निर्णय को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य में अतिरिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्षों को भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह आरक्षित वर्ग को उस वर्ग के जिसमें जितनी भर्तियां हो के साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण के 50% की सीमा का पालन किया जा सके। संक्षेप में इसे बैकलॉग नियुक्ति में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु राज्य अधिनियम 1994 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर आरोपित कर दिया गया।
सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईवीएस के लिए आरक्षण। उपरोक्त अपवाद डी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किए। इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था से अवतरित नहीं है। इस विषय में आवश्यक अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया जा चुका है। पूर्व में निम्नलिखित शर्तों पर पूरा उतरने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण से मुक्त रखा जा सकता है। ग्रुप ए निम्न ग्रेड के ऊपर के ग्रेड प्राप्त पद हों। वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से वर्गीकृत हो, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान और परिशुद्ध विज्ञान तथा व्यवहारिक विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का निर्धारण किया जाता है तथा अभ्यर्थियों को उसी के अनुरूप ज्ञान का प्रयोग अपने कर्तव्य निर्वहन में करना होगा। पद शोध कार्य के लिए हो अथवा शोधकार के संगठन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए हो। अप्रेषिता का अंत। अनुच्छेद 17 अप्रेषिता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अप्रेषिता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध है जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अप्रेषिता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। इसमें विस्तार कर दंडित उपबंध और सख्त बनाए गए। अधिनियम में अप्रेषिता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अप्रेषिता शब्द न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि शाब्दिक और व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ में कुछ वर्गों, कुछ लोगों को उनके जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नियोक्ता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि वह अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। पहला, निश्चित करता है कि राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यह निश्चित करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते समय किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चौथा, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि, पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि औपनिवेशिक शासन के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों को संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। न्यायालय ने कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इसमें उल्लंघन नहीं होता है। इस तरह ये असमानता सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह व्यवस्था की गई है कि पुरस्कार पाने वाले
के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा इन्हें पुरस्कारों को त्यागना होगा। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई है। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने उनका क्रम तोड़ दिया और 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता का अधिकार, छह अधिकारियों की रक्षा। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग पर निर्बाध घूमने और बस जाने निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने, बेच देने के अधिकार को 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में, अर्थात यह अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों के शेयरधारकों के लिए है, न कि विदेशी और कानूनी लोगों जैसे कंपनी और परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास और अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है। पहला, अपने या किसी विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एकाधिकार नहीं है। फिर किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता, शांतिपूर्ण सम्मेलन में की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार और प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन, सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। राज्य संगठित होने के आधार पर 2 अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, भारत की एकता व अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधी यातायात नियंत्रण। अपराधी व्यवस्था की धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसके रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक में व्यवधान या दंगा भड़काना का खतरा भी है। भारतीय दंड संहिता 141 के अंतर्गत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, तीसरा, कुछ आपराधिक कार्यों की चर्चा हो, चौथा, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव, और पांचवा, सरकार या उसके कर्मचारियों की विधायी शक्ति का प्रयोग हेतु धमकाना। फिर संगम या संघ बनाने का अधिकार। सभी नागरिकों को सभा, संघ और अथवा सरकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार।
बाद यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है वरन उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ये संगम या संघ बनाने का अधिकार शामिल होने के लिए नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। यह अधिकार भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस आधार पर भारत की एकता एवं संप्रभुता, संवैधानिक आदर्श व नैतिकता इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून सम्मत नागरिकों के लिए संगम का संघ बनाने का अधिकार है तथा कि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। फिर संचरण, आवास संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण करने का अधिकार प्रदान करती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे स्थान पर संचरण कर सकता है। यह अधिकार उसे इस बात का बल देती है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना है, न कि संकीर्णता का। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के दो कारण हैं: आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। जनजाति क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज और स्थानीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसी वेश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण के प्रतिबंध को वैध बताया। संचरण व्यवस्था की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। पहला आंतरिक, मतलब देश में निबाध संचरण। फिर बाहर, देश के बाहर घूमने का अधिकार। तथा देश में वापस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग को अनुच्छेद 21 प्राणवादी स्वतंत्रता के अधिकार व्याख्यायित करता है। फिर निवास का अधिकार। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। पहला, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना और एवं देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार एक तात्पर्य है। वहाँ घर बनाना एवं स्थायी रूप से बचना। यह अधिकार देश के अंदर कहीं भी जाने के आंतरिक अवरोधों का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है, संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है। पहला, विशेष रूप से आम लोगों के हित और अनुसूचित जनजातियों के हित में। जनजातीय क्षेत्रों में उसकी संस्कृति, भाषा और रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई अन्य भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून के बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों में लोग के घूमने पर प्रतिबंध लगाए, जैसे वेश्या या पेशेवर अपराधी। उपरोक्त प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि ये जीवन के निर्वाह हेतु आय से संबंधित है। राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के पेशेगत एवं तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब किसी राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय और पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य में अपने एकाधिकारों को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिकार पर कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय।
राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है। इनके संचालन के लाइसेंस की आवश्यकता कर सकता है। फिर अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्ति या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने अतिरिक्त ढंग से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं हैं। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति, पहला, किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसे ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। दूसरा, यह उससे अधिक शास्ति भागी नहीं होगा। उस अपराध के लिए की जाने के समय प्रवृत्ति के अधीन आरोपित की जा सकती थी। फिर दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति या स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक पूर्व पद प्रभाव कानून वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर या फिर जो ऐसे कृत्यों के हेतु दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही नहीं है, न कि सिविल अधिकार या कर कानूनों में। दूसरे शब्दों में, जन उत्तरदायित्व या कर को एक पूर्वव्यापी के रूप में लगाया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था अपराध, दोष या सजा सुनाए जाने के मौके के आपराधिक कानूनों पर प्रभावी होती है। अतः सुरक्षा उपायों के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्याय व न्यायिक अधिकरण में उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये विभागीय और प्रशासनिक सुविधाओं में लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है। स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक और प्रलेखित साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है। हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता कि भौतिक विषयों में आवश्यक उत्पादनों पर, दूसरा अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर एवं रक्त की अनिवार्यता पर, फिर तीसरा किसी राज्य की किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता पर। इसके अलावा इसका विस्तार केवल उन शिकायतों की सुनवाई पर भी हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। फिर तीसरा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपालन मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान के अभिव्यक्ति विधि की विधिक प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह से कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर अकारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि वास्तविक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मसलों के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की अवधारणा, प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति के प्राण स्वतंत्रता के अधिकारों में कई प्रकार थे। इसे प्राण के अधिकार को उसके शारीरिक बंधों में नहीं बांधा गया है, उसे मानवीय सम्मान और उससे जुड़े गए पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के मामले अपने फैसले को दोबारा स्थापित करते हुए अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है।
पहला, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों से सुरक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, फिर अकेले आवास में बंद होने का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी होने के विरुद्ध अधिकार, विदेशी यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरों के लिए विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के लिए विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मानजनक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों मार्ग का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदि से अपील का अधिकार, पारिवारिक पेंशन का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बाल कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, धार्मिक विकास का अधिकार, अवसर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की है। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन से पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निर्देश सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। अब उसमें कानून प्रदान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जाता है, राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसमें एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य हो कि वह 6 से 14 तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा है। ये व्यवस्था की है कि भारत में किसी बच्चे को 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को 1992 में बदला और घोषणा की कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के अनुसरण के बाद संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RTE अधिनियम 2009 अधिनियमित करके इस अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की है कि 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक व समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा जैसे एक औपचारिक विद्यालय जिसमें अनिवार्य परिपाटियों और मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण का लक्ष्य सभी समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करके प्रदान किया जा सके। निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत 2 तरह की होती है, दंड विषयक यानी कठोर और निवारक। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया जाता है, अदालत से दोषी ठहराया जाता है। निवारक हिरासत वह है जो बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न देकर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी जैसा है। इस तरह के निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर एहतियाती होते हैं।
अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहला भाग साधारण कानून मामले संबंधित है, जबकि दूसरा निवारक हिरासत के मामलों संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया उसके अधिकार उपलब्ध कराता है। पहला, गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना का अधिकार। दूसरा, विधि व्यवसायिक से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। तीसरा, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में श्रमिक यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार। चौथा, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध किए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 22 का प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी, विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल आपराधिक क्रियाओं, सरकारी अपराध की प्रकृति, कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। इसमें शामिल है: पहला, व्यक्ति को हिरासत की 3 माह की अवधि से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस पर उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। तीसरा, निरोध करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को यही बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का बंद करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड से राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को बंद करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। जांच में सलाहकार बोर्ड के द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के 3 माह से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अभी भी प्रयोग में नहीं आई है, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह अभी भी जारी है। संविधान ने हिरासत के मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद और विधानमंडल के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामले, भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद और विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा के मामले में हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया जाता है कौन कौन सा है? निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीशा जो 1978 में था और 1978 में निरस्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा का संरक्षण और व्यवसाय निवारण अधिनियम कोफ्सा COFEPOSA 1974। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नाशा 1980। चोर बजाय निवारण आवश्यक वस्तु संदाय अधिनियम PMMSECA 1980। फिर आतंकवादी विध्वंस क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1995। ये 1985 में समाप्त हो गया। फिर स्वायत्त औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण पिंट डिप्सा अधिनियम 1998। फिर आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2004 में इसने निरस्त कर दिया। फिर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम उपा 1967 जो 2004, 2008 और 2012 और 2019 में संशोधित हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संवैधानिक के अंतिम भाग में आंतरिक निरोध और निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्था हो। अमेरिका में तो है ही नहीं। ब्रिटेन में तभी दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था।
भारत में भी ब्रिटिश शासनकाल के समय ये व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818, भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की व्यवस्था है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार अन्य बलात्श्रम के प्रकारों में प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होगा। किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है: पहला, पुरुष, महिला और बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री। दूसरा, महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार वेश्यावृत्ति इसमें शामिल है। तीसरा, देवदासी और चौथा, दास। इस तरह के कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बनाया। बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना। ये विशिष्ट भारतीय व्यवस्था है जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी नौकरों या उधार लेने वाले को बिना किसी भुगतान के लिए कार्य कराते हैं। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात्श्रम अन्य प्रकार जैसे यथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बलात्श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे कार्य लेना। बलात्श्रम में केवल शारीरिक और कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम लेना आदि शामिल है। इन समय बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, निरसन अधिनियम 1978, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका पारिश्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए हैं। अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। ये राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा अधिरोपित कर सकता है। इसके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगने से राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। फिर दूसरा, कारखानों आदि बालकों में नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों, निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यह प्रतिषेध किसी को नुकसान न पहुंचाए जाने वाले किसी निर्देश कार्यों को नियोजन में प्रतिषेध नहीं करता। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1978, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्यिक पोत परिवहन 1958, बगान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, वीडियो शिकार कर्मकार अधिनियम 1966। इसी प्रकार अन्य अधिनियम निश्चित आयु में कम बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वाले द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में सुधार के लिए निर्देश दिए। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना, बालकों के विरुद्ध अपराधों और बालक अधिकारी के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित किया गया। 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्तरां, दुकान, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि नियोजन पर रोक लगा दी है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाल श्रम संशोधन 2016, बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 2016 के द्वारा बाल श्रम निषेध प्रतिनिधि अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। इसे मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25 के अनुसार सही व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता। दूसरा, मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास, आस्था की सार्वजनिक बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। तीसरा, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों को प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। प्रसार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, परंतु इसमें किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म पर धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरदस्ती से किया गया धर्मांतर सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को समाहित करता है। यह अधिकार सही व्यक्ति को, नागरिक और सभी गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह पहला, धार्मिक आचरण संबंधी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य लौकिक क्रियाकलाप विनियमन का निर्बंध करें। दूसरा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलना। अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं की भी की गई हैं। पहली, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरा, इसी धर्म में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। फिर दूसरा, धार्मिक अधाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी अनुभाग को उसके निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। पहला, धार्मिक एवं मुक्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और पोषण का अधिकार। दूसरा, अपने धन विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार। तीसरा, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। चौथा, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 जहाँ सब व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाव का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 25 की तरह अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। पहला, वह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। उसका विश्वास तंत्र उसके अनुसार उसकी आत्मस्थित दृष्टि के लिए अनुकूल हो। इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। इसका विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामले में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रामकृष्ण मठ और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। फिर तीसरा, धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संप्रदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में उल्लेखित है, किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या सांप्रदायिक भावना की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु तो बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान, रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म के दूसरे मुकाबला के पक्ष लेने से रोकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव, उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। इसलिए ऐसा क्योंकि ऐसे शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थाओं पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लाना है। इस तरह से तीर्थयात्रियों से शुल्क उगाही की जाती है ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इस तरह धार्मिक क्रियाकलापों और उनके खर्चों को नियमित करने पर शुल्क लगाया जाता है। चौथा, धार्मिक शिक्षाओं में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। हालांकि ये व्यवस्था उन संस्थानों पर लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन इसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। राज्य से प्राप्त मान्यता
और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना भाग लेने से उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उनके संरक्षण की सहमति की आवश्यकता होगी। इस तरह अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला, ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास और न्यास के तहत हो। तीसरा, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। चौथा, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हों। प्रावधान में धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जबकि सेकंड में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है और तीसरे और चौथे में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत को किसी भी भाग में रहने नागरिकों किसी भी अनुभाग में अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान उनसे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से समृद्ध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि समानता माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है, अतः नागरिकों के अनुभाग की भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। फिर दूसरा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थाओं में किसी संपत्ति को अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्यावर्ती अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। इस उपबंध में 1978 में 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद से निरस्त कर दिया गया। तीसरा, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों किसी अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लेखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला, राज्य से आर्थिक सहायता व मान्यता प्राप्त लेने वाले संस्थान। दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य को मान्यता ले लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। फिर तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य को मान्यता व सहायता नहीं देते हैं। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षिक मानक, अनुसंधान, साफ सफाई होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान प्रशासनिक मामले में स्वतंत्र परंतु सामान्य कानून जैसे ठेका कानून, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक विनियम आदि आवश्यक है। सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन संबंधी सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया है। दूसरा, पहला क्या है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। पहला, अपना शासी निकाय गवर्नमेंट बॉडी चुनने का अधिकार, जिसमें संस्थापकों को भरोसा हो कि वह अपने संस्थान की भली भांति चला सकेगा। दूसरा, शिक्षण कर्मचारियों
जैसे शिक्षक व्याख्याता तथा प्राध्यापक के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकेतर कर्मचारी को नियुक्त करने, साथ ही कर्तव्य में लापरवाही बरतने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार। फिर तीसरा, अपनी पसंद के विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने तथा एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का अधिकार। चौथा, अपनी संपदा परिसंपत्तियों का संस्थान के हित में उपयोग करने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार केवल बहुसंख्यक के साथ समानता स्थापित करने के लिए है, न कि इसलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार के विपरीत भेदभाव नहीं है। देश का सामान्य कानून जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कराधान इत्यादि संबंधित है, सब पर लागू होता, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होता है। तीसरा, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार संपूर्ण या अबाध नहीं है, न ही इसके अंतर्गत कुप्रबंधन शामिल है। शैक्षिक चरित्र और मानक एवं अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक उपयोग किए जा सकते हैं। प्रशासन पर भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर उसे कार्यकुशल और मजबूत पैमाने पर की आवश्यकता हो, ताकि संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राज्य द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के कल्याण संबंधित नियम, नियुक्ति के लिए अर्हता एवं योग्यता के निर्धारण के लिए नियम, साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तें, शैक्षिक और शिक्षक दोनों के लिए नियम, कर्मचारी का शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए नियम, पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा निर्धारित करने के नियम इसी कोटि में आते हैं। ऐसे नियम उपवन किसी भी प्रकार के अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को रखने नहीं देते हैं। राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों का योगदान पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित प्रयोग की शर्त रखी जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में प्रदत्त अधिकारों को बिना शिथिल किए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन और शक्ति भी है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी इसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को अधिकार प्रदान करता है। जो शब्द मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। यह अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 संविधान की मूल विशेषता है। इस तरह संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। इसके निम्नलिखित चार प्रावधान हैं। पहला, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार प्रत्याभूत है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने किसी मूल अधिकारों के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा इसमें रिट भी शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय व सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित है। उच्चतम न्यायालय ने जाने के अधिकार को इस संविधान कर अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित किया जा सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर देने वाला है। इस प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हैं। अधिकारों हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। विस्तृत क्योंकि उसकी इसकी शक्तियाँ केवल आदेश व निर्देश तक सीमित नहीं है, सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों का संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ व संक्षिप्त उपचारों का व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं। जैसे
गैर मूल अधिकारों से संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों को हनन इसका प्रयोग अनिवार्य सत्य है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल न्यायपालिका आदेश व विधायक पालिका के संवैधानिक निर्धारण किया जा सके। इसे मूल अधिकारों को सीधे हनन के में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों का निर्देश जारी करना, आदेश व रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ है जब किसी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है। मूल अधिकार को हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्चतम न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए। रिट के प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों में जारी करने का अधिकार दे सकता है। चूँकि अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि केवल उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 में केवल कोलकाता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अभी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब सभी उच्च न्यायालय को देता ना। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए जिन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजाओं द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब न्यायालय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता को कायम करने के लिए असाधारण उपचार थे। उच्चतम न्यायालय ने रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय में 3 प्रकार से भिन्न है। पहला, उच्चतम न्यायालय ने केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का प्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध से उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय के से कम विस्तृत थे। दूसरा, उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित व्यक्ति व अपने राज्य क्षेत्र या फिर राज्य को, यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित है तो वहाँ के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अपने रिट न्यायिक क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरे, अनुच्छेद 26 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। यह उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर देने वाला बताया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 और 226 में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की रिटों के अभिप्राय और क्षेत्र को समझेंगे। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्रस्तुत कराया जाए। उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी निर्देश जो दूसरे व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उसे न्यायालय के समय प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय सब मामले की जांच करता है और हिरासत में रखे गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब रिट जारी नहीं किया जा सकता है। यदि हिरासत कानून सम्मत है, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है। तीसरा, न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं चौथा,
हिरासत न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई है। लागू करने के विरुद्ध पहला पांचवा क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति व अन्य राज्यपालों के विरुद्ध। छठा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता से कार्यरत थे। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या न्यायाधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं होता। प्रतिषेध संबंधी ऋण सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों और निजी व्यक्ति के निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। फिर उत्प्रेषण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को लंबित मामलों के स्थानांतरण से सीधे यह पत्र जारी करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र यह न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। इस तरह प्रोसीजर से हटकर केवल निवारक है। उत्प्रेषण निवारक सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेषण के रीत सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अधिकार परीक्षा शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या वॉलंटियर द्वारा न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावों की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकृत ग्रहण को रोकता है। रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब इसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रीटों से हटकर इसमें कोई भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। फिर सशक्त बल या मूल अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशक्त बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों व अन्य के मूल अधिकारों युक्तियों प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य उसके समुचित कार्य करने, उसके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकार निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम प्रोहिबिट बनाए हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, धार्मिक श्रमिक संघों, राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शनों का अधिकार पर रोक लगाता है। सैन्य बलों के सदस्य व्यक्ति का अभिप्राय इसमें जो कर्मचारी शामिल हैं, जैसे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करने वाला। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधेयक, जहाँ तक कि मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय को रीट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करता है। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत में अंग्रेजी कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ की संवैधानिक व्याख्या नहीं की गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। यह स्थिति का परिचायक है जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन अपने नियमों कानूनों के तहत संचालित किया जाता है, इसलिए वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाता है। सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। यह सैन्य कानून से अलग है क्योंकि यह सशक्त बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में से शुद्ध अशांति, युद्ध
अशांति, दंगे, कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकार पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि किसी मामले पर नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल। मार्शल लॉ जो होता है सैन्य कानून, वो केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल न मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी मूल अधिकार को प्रभावित करता है, और ये राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण, निकाय शक्तियों को प्रभावित करना और संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। मार्शल लॉ जो होता है वो सरकार व असाधारण कानूनों और न्यायालय को निलंबित करता है। सरकार एवं साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है, जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है ये सरकार और सामान्य कानून जारी रखता है। फिर मार्शल लॉ कानून, यह कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में दोबारा निर्धारित करता है। यह सिर्फ 3 आधारों पर हो सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह। फिर चौथा, इसमें देश में कुछ विशेष क्षेत्रों पर ही लागू किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश या किसी देश के एक भाग पर लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ, संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, सुस्पष्ट और विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा से भिन्न है। अब कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत मूल अधिकारों को दंड व उसके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 में व्यवस्था है: पहला, संसद के पास, न कि विधानमंडल के पास, केवल किसके पास है? संसद के पास। संसद निम्नलिखित मामले में कानून बनाने का अधिकार होगा: पहला, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण किसी रोजगार की नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था, अनुच्छेद 16। दूसरा, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम व उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना, अनुच्छेद 32। तीसरा, सशक्त बलों और पुलिस बलों या अन्य सदस्यों के मूल अधिकारों पर, अनुच्छेद 33। अगला क्या है? किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना, अनुच्छेद 34। दूसरा क्या बोला? संसद के पास मूल अधिकारों के हनन में दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें क्या क्या शामिल होगा? अनंबर अप्रेष्यता, अनुच्छेद 17। ब, मानव के दुर्व्यवहार, बलाश्रम का प्रतिशत, अनुच्छेद 23। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया गया वह ऐसे कानून बनाए। तीसरा, उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निश्चित या संशोधित नहीं किया जा सकता। यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषय पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होते हैं, यानी राज्य सूची में। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 6 अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज 7 प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अधिग्रहण, उसको रखने, निपटाने की गारंटी देता था, जबकि अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, अपनी संपत्ति वचन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता था। इससे व्यवस्था बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति अधिकार नहीं जताएगा, और यह राज्य को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। पहला, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना। दूसरा, इसमें हर्जाना क्षतिपूर्ति मालिक को दिया जाना चाहिए।
संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति के मूल अधिकार में सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इस कारण संसद एवं उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें कई सारे संविधान संशोधन हुए। पहला, चौथा, 7वां, 5वां, 29वां, 40वां, 42वां संशोधन है। इन संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को जोड़ा गया। समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया। इनमें अधिकतर मामले निजी संपत्तियों के अनुरोध, उनके अधिग्रहण, उनके क्षतिपूर्ति भुगतान संबंध में थे। इस प्रकार 44 संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 21 को निरस्त किया। संपत्ति के अधिकार शीर्षक से भाग 12 में अनुच्छेद 300A को शुरू किया। इसमें व्यवस्था की गई कोई व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। इस पर कोई मूल्य अधिकार नहीं है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह है जो मूल अधिकार से अलग है, जो निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। पहला, इसे बिना किसी संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। यह कार्यकारी किराए के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। उल्लंघन के मामले पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार जिसमें रिट शामिल है, सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पुनः अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार का कोई गारंटर नहीं है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 में समाप्त कर दिया गया। भाग 3 अब ये व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा। इन दो मामलों में दो भुगतान होगा। पहला, जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए। दूसरा, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि सर्वाधिक निर्धारित सीमा के अंदर हो। अनुच्छेद 31 का पहली व्यवस्था को 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के दौरान। इस तरह अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया। मूल अधिकारों के अपवाद। पहला, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्याप्ति। अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों में व्याप्ति प्रदान करता है। इन्हें अनुच्छेद 14 विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र, सम्मेलन, संचरण इत्यादि के संबंध में मूल की रक्षा और प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। पहला, राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण एवं संबंधित अधिकार। दूसरा, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन एवं दायित्व संभालना। निगमों का सम्मिश्रण। निगमों के शेयरधारकों निदेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण समाप्ति। फिर क्या है, खनन पट्टों का पुनर्निर्धारण व उनकी समाप्ति। अनुच्छेद 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा से अनुमति प्रदान नहीं करता जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। यह अनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य अधिकृत ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति सावधानिक निर्धारित सीमा के अंतर फसल उत्पादन के लिए कर रहा हो, बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। फिर दूसरा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 का 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों और नियमों को व्याख्यापित प्रदान करेगा। इस तरह अनुच्छेद 31 का से ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31 का 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से अनुमति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 का में उल्लेखित 5 श्रेणियों में से या इसके अंतर्गत हो या नहीं। यद्यपि IR के लॉ केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से अनुमति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे यह व्यवस्था समाप्त नहीं की जा सकती। इसने निर्णय दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 के मूल रूप या मूल विचार के उल्लंघन करती हो। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार
केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। मूलतः 1951 में 9वीं अनुसूची में 13 अधिनियमों और विनियमों को रखा है, लेकिन इस समय 2016 तक की इनकी संख्या 282 हो गई। इसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम और विनियम में भू सुधार से संबंधित है, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्य क्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधियों की व्याप्ति 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत समाहित अनुच्छेद 31 का निम्नलिखित 2 उपबंध है। क कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 31 ख और ग में विशिष्ट समाजवादी निर्देश सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा करने और देश भर में घूमने आदि के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होता। कोई भी विधि जो घोषणा करे कि किसी नीति को प्रभावित करने हेतु उसे किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता। केशवानंद भारती मामले में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 को द्वितीय संविधान संशोधन द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया है। हालांकि अनुच्छेद 31 के पहले प्रावधान में संवैधानिक एवं वैध माना गया है। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 31 के उपरोक्त पहले प्रावधान में न केवल अनुच्छेद 39 अनुच्छेद ख और ग में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी संरक्षण में सम्मिलित कर विस्तृत किया है। इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय ने मिल्वा मिल्स मामला 1980 में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। मूल अधिकारों की आलोचना। मूल अधिकारों की आलोचना भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को व्यापक एवं विस्तृत आलोचनाएं भी हुई। आलोचना इस प्रकार है। व्यापक सीमाएं असंख्य अपवादों, प्रतिरोधों, प्रतिबंधों, गुणों, व्यवसाय व्याख्याओं के विषय हैं। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसवंत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों का भाग इस तरह कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकारों की सीमाएं और मूल अधिकारों में उसमें निहित सीमाएं। दूसरा, कोई सामाजिक व आर्थिक अधिकार नहीं है। यह सूची व्यापक नहीं है, इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार। ये अधिकार उन्नत लोकतंत्र देशों में नागरिकों को प्राप्त है। सामाजिक संविधानों जैसे रूस, चीन ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। स्पष्टता का अभाव, इसकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित, धुंधली है। कई अभिव्यक्तियों एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रबंध, सार्वजनिक व्याख्या प्रतीत नहीं है। उन्हें समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है वह एक आम आदमी को समझने के लिए काफ़ी जटिल है। ऐसा आरोप भी लगाया गया है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। सर आइवर जोन्स ने भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। स्थायित्व का अभाव, ये अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसा कि संसद इनमें कटौती कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया था। यह संसद में बहुमत वाले राजनीतियों के एक हथियार है। न्याय क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत है, जिसमें मूल अधिकारों की कटौती या इसको समाप्त करने लिए संसद में अधिकार को सीमाएं नहीं थी। आपातकाल के दौरान स्थगन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनके क्रियान्वयन का स्थगन केवल अनुच्छेद 20 और 21 है। इन अधिकारों के लिए एक और प्रतिबंध है, ये व्यवस्था है अलोकतांत्रिक व्यवस्था से जड़ों को दुर्बल करना एवं करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करना। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए कि वो चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। फिर छठा, महंगा उपचार। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा विधानमंडल एवं कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया जाता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ़ वर्गों के लिए ही है। निवारक निरोध, आलोचकों के मत है कि निवारक निरोध उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मूल भावना से दूर करता है।
ये राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। इसमें आलोचना को न्यायोचित ठहराती है कि भारत का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों से ज़्यादा व्यवस्था है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत के संविधान की तरह आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। फिर 8वां, प्रतिमान दर्शन नहीं। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों का पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जोन्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। आलोचक कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के एवं उच्च न्यायालय के मूल पाठों में व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मूल अधिकारों का महत्व। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद महत्वपूर्ण मूल अधिकारों के अधिकार महत्वपूर्ण है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये व्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षक हैं। ये देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। अल्पसंख्यकों के समाज में कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। सरकार के शासन को पूर्णतः नियंत्रण करते हैं। ये सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। भाग 3 के बाहर के अधिकार। भाग 3 में समेत मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों के अन्य अधिकार बने थे। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये पहला, विधि के अधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाए, भाग 12 अनुच्छेद 265। दूसरा, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति की संपत्ति से वंचित न किया जाए, भाग 13 अनुच्छेद 300 का। तीसरा क्या बोल रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम का वाद होगा, भाग 13 अनुच्छेद 301। उपरोक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित है, पर यह मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32, जो कि एक स्वयं मूल अधिकार के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, परंतु अधिकार उल्लंघन के मामले में व्यक्ति संवैधानिक उपचारों को प्रयुक्त नहीं कर सकता। वह सामान्य मुकदमा या फिर अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के अधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों संबंधित मूल अनुच्छेद एक नज़र। महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक नज़र। 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। 13, राज्य कानून का जो मूल अधिकार के प्रति असंगति वह अप्रतिष्ठापूर्ण है। फिर समता का अधिकार। 14 क्या है? कानून के समक्ष समता। 15, धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर विभेद का निषेध। 16, सार्वजनिक रोजगार संबंधी अवसर की समानता। 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18, उपाधियों का उन्मूलन। फिर 19, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19, अव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित अधिकारों का संरक्षण। 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 19, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद फिर 21A, शिक्षा का अधिकार। फिर 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्धता के संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम से संरक्षण। अनुच्छेद 24, कारखानों में बच्चों के लिए रोजगार का निषेध। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण और धर्म के प्रकटन, अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए वह कर के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों और धार्मिक उपासनाओं के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त और संपत्ति का अधिकार निरस्त। फिर कुछ कानूनों की सुरक्षा। 300A, संपदा के अधिग्रहण और कानून की सुरक्षा। 31B, कुछ अधिनियमों और विनियमों की वैधता। अनुच्छेद 31C, निदेशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने के लिए कानूनों की सुरक्षा। 31D, राज्य विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानून सुरक्षा निरस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने संबंधी उपचार। 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों को संवैधानिक वैधता उपचार नहीं।
33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों को रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। 35 इस भाग में प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान।